क्यूरियोफिट के यूट्यूब चैनल पे मैं सूर्यभूषण आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि ये हमारे इस टॉपिक का कि एरोप्लेन के विंग्स लिफ्ट कैसे जनरेट करते हैं, इसके तीसरे पार्ट तक अगर आप देखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब आपके अंदर हमने क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा की एक दीपक जलाई है, हमें कामयाबी मिली, हमें बहुत खुशी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब बिना समय को नष्ट किए हुए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमने ये कहा था कि सिर्फ बर्नौलीज थ्योरम के बेसिस पे ही अगर एरोप्लेन लिफ्ट जनरेट करता, सिर्फ एरोप्लेन बर्नौलीज थ्योरम के बेसिस पे ही लिफ्ट जनरेट करता, तो जो हमारे फाइटर जेट के पायलट्स हैं, जो सरफिरे देशभक्त हैं, वो जब एरोप्लेन को इन्वर्ट करते हैं तो फिर ये वेलोसिटी नीचे की तरफ ज्यादा हो जाती, क्योंकि बनावट है इस तरह की, राइट। तो वेलोसिटी नीचे की तरफ ज्यादा हो जाएगी। ये एरोफॉयल अगर पलट जाए, राइट, यही होगा। तो ये कर्व स्ट्रक्चर की वजह से वेलोसिटी नीचे की तरफ ज्यादा हो जाएगी, ऊपर की तरफ कम हो जाएगी। फिर बर्नौलीज थ्योरम कि कम वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी की तरफ प्रेशर लगता है, राइट, क्योंकि नीचे प्रेशर अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि अब कुछ सिनेरियो इस तरह का हो जाएगा, राइट। जब फाइटर जेट इन्वर्ट होंगे, वेलोसिटी इधर से आएगी, ये वेलोसिटी ज्यादा होगी, इधर वेलोसिटी जो जाएगी वो कम होगी, राइट, एयर की वेलोसिटी, क्योंकि ये क्या है, फाइटर जेट इन्वर्टेड इस तरह के स्टेज, राइट। अब यहाँ पे जो V अप है, यानी अब विंग जो है उल्टे पोजीशन में है, तो अब ये ऊपर का पोजीशन हो गया, लेकिन ये V अप लेस देन V डाउन, जो पहले ऊपर का पोजीशन था वो नीचे का हो गया, तो V डाउन से कम हो गया, राइट, बिकॉज बनावट की वजह से नीचे का स्पीड ज्यादा होगा। तो अब यहाँ पे लो प्रेशर जोन, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन, ये हमारा फाइटर जेट जूम धड़ाम बूम, बट ऐसा होता तो नहीं। हमारे जवान कम से कम ऐसे सिली एक्सीडेंट्स का शिकार नहीं, राइट, इतना भरोसा है। तो आखिर होता क्या है, हाउ? अगर सिर्फ बर्नौलीज थ्योरम ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो और कौन? तो बर्नौलीज थ्योरम भी नेचर का ही एक लॉ है। बर्नौली ने उसको डिस्कवर किया, हम उसको बोलते हैं बर्नौलीज थ्योरम, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। वैसे ही न्यूटन्स का थर्ड लॉ कि अगर हम किसी चीज को मारेंगे, अगर मैं इस दीवार को पीछे ढकेल रहा हूं, तो अगर ये दीवार मुझे पीछे वापस नहीं ढकेलेगा तो ये दीवार गिर जाएगा, और मैं इसको उस तरफ ना ढकेल पाऊं तो मेरा हाथ टूट जाएगा, राइट। मैंने कहीं एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर फ्रिक्शन हाथों में ना हो तो एक पंख का वेट हमारे हाथों को तोड़ देने के लिए काफी है। थैंक गॉड कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है, राइट। तो वैसे ही न्यूटन्स लॉ है, थैंक गॉड न्यूटन्स लॉ एग्जिस्ट करता है कि अगर हम किसी चीज को पुश करते हैं तो वो चीज वापस हमें पुश करती है, यानी कि इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अब देखिए, आप समझने की कोशिश करें। देखिए, ऊपर आया, सबसे पहले यहीं पे न्यूटन्स लॉ लगेगा, इस पॉइंट पे, टी पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि एयर जब आएगा, दिस इज एयर, राइट, क्योंकि एयर विजिबल नहीं है, अब उसी में हम स्मोक मिक्स कर दें और हम उसको हिट करें, ऐसा है हमारा प्लेन का विंग, वो आकर इसको हिट करेगा, तो हमारा प्लेन क्या, उसका मुंह देखेगा। ऑब्वियसली प्लेन को तो गांधी जी की थ्योरी नहीं मालूम है कि एक थप्पड़ लग जाए तो दूसरा गाल भी आगे करना है। मैं हिंसा को बढ़ावा नहीं दे रहा, बट मैं नेचर की बात कर रहा हूँ। नेचर को ये बात नहीं मालूम है कि अगर कोई मुझे एक थप्पड़ मारे तो मुझे दूसरा गाल आगे कर दे। अगर नेचर में किसी चीज ने जाके इसको हिट किया तो नेचर वापस हिट करेगी ही करेगी, राइट। जिसका कि बहुत बड़ा एग्जांपल है कि हम अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं और वापस प्रकृति हमें थप्पड़ मारती है, इसी तरह की प्राकृतिक आपदा देती है। तो नेचर को सिर्फ थर्ड लॉ मालूम है। क्यों? क्योंकि वो नेचर का लॉ है, न्यूटन ने इन्वेंट किया। तो यहाँ पे आके ये एयर बहुत हाई वेलोसिटी से टकराता है। ऑब्वियसली अगर वापस पंख यानी जो विंग है वो एयर को ना रोक ले तो क्या होगा, पंख टूट जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है, विंग तो बिल्कुल इंटैक्ट रहता है। इसका मतलब वो उससे भी ज्यादा फोर्स लगा के इसको रोक लेता है, लेकिन उसकी वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है। फाइन, नो प्रॉब्लम, हमने पहले इसको देख लिया। अब ये हाई प्रेशर जोन क्रिएट क्यों होता है, इसका भी कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। बिकॉज ये हाई प्रेशर से आया, हाई वेलोसिटी से आया, एयर को हिट किया,
एयर ने भी इसको हिट किया, एक हाई प्रेशर का जोन क्रिएट किया, फाइन। यहां से इस एयर को ऊपर जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसका रेसिस्टेंस फील होता है। क्यों? क्योंकि ये हाई वेलोसिटी में निकलेगा, इसको लो प्रेशर जोन होता जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो वॉल्यूम ज्यादा, लो प्रेशर जोन, राइट। ऊपर लेकिन जो एयर है वो तो अभी भी नॉर्मल प्रेशर पे है, वो इसको नीचे की तरफ ढकेलेगा, तो ये क्या होगा, इस तरह के पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ आके हिट करता है, हिट करता है वो आके इस एंगल पे, राइट। बट अब यहाँ पे जो एयर जा रहा है, राइट, इस पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो एयर जा रहा है वो इस विंग को यहाँ हिट करता होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि एयर एक फ्लूइड है, उसको अगर कोई सरफेस है, अगर मैं एक मग पानी लेके इस दीवार पे फेंकूं तो वो दीवार का किस लेते हुए तो वापस पानी नहीं आएगा, वो तो उसको भिगो के आएगा, क्योंकि नेचर का लॉ है। तो ये एयर भी जब जाता होगा और स्पंज से टकराता होगा तो क्या होता होगा, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे ध्यान देना, इस जगह पे जब ये टकराता होगा तो ये, अब एक प्रिंसिपल और सीखिए, जैसे ये सरफेस है, ये ग्राउंड है, राइट, और हमने क्रिकेट की बॉल इस पे जोर से दे मारी यहाँ पे, तो ग्राउंड किस तरफ फोर्स लगाता है, हमने इधर मारी तो क्या ग्राउंड हमारे तरफ इधर फोर्स लगाता है, नेवर। अगर ऐसा हो ग्राउंड हमारे तरफ ऐसे इधर फोर्स लगा दे, अगर हो ऐसा, तो ये गेंद या तो यहाँ रुक जाएगी या फिर बिल्कुल सेम वेलोसिटी के साथ हमें आकर के हिट करेगी। अब वो डिपेंड करता है सिनेरियो पे, बट ऐसा होता नहीं, कभी गेंद इधर की तरफ निकल जाती है। कभी सोचा क्यों? क्योंकि ये जो ग्राउंड है इसका सिर्फ काम है इस गेंद को अपने में धंसने से रोकना, और उसके लिए इसको क्या करना है, इस गेंद पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाना। तो वो ऊपर एक फोर्स, यानी कोई भी, मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी सरफेस है उस पे आप कोई भी चीज फेंको किसी भी एंगल से, सरफेस हमेशा जो फोर्स लगाता है, अगर एबनॉर्मल सिचुएशन ना हो तो जो नॉर्मल फोर्स लगता है किसी भी सरफेस में, वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा पैरेलल। मैं फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, अभी फ्रिक्शन के बारे में हम नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं नॉर्मल फोर्स। तो ये एयर इस विंग को तोड़ के अंदर नहीं जा रहा, इसका मतलब है कि ये जिस पॉइंट पे इस एयर मॉलिक्यूल, यहाँ पे अगर कोई मॉलिक्यूल होगा उसको हम अगर बॉल की तरह कंसीडर करें तो वो यहाँ आकर के टकराएगा, तो इस सरफेस इसको क्या करेगा वापस, क्योंकि ये सरफेस इस तरह का है तो उसको नॉर्मल, यानी सरफेस का परपेंडिकुलर एंगल ये है। आप अगर अच्छे से देखें सरफेस किस तरह का है, ऐसा है विंग, ठीक है, इंक्लाइंड है, तो ये 90 डिग्री पे इसको इधर की तरफ हिट करेगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि एयर ने जो है उसको बिल्कुल 90 डिग्री में इधर हिट किया है। अब इस पॉइंट पे इस नॉर्मल फोर्स को हम तोड़े तो इसके दो हिस्से, तो क्यों? क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ है, अगर एयर ने विंग को मारा है या फिर विंग ने एयर को मारा है तो एयर भी विंग को मारेगा, तो ये फोर्स ड्यू टू एयर, एफडीए, राइट। थोड़ा अच्छा ठीक है, ये पेन ही काफी है। एफडीए ऊपर की ओर, इसका दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इस तरफ वर्टिकली अप, ये है हमारा फोर्स लिफ्ट, जो लिफ्टिंग फोर्स है, और एक फोर्स इसका पीछे की तरफ जो कि हम कहते हैं ड्रिफ्ट, यानी रेसिस्टेंस, ये होता है ड्यू टू न्यूटन्स लॉ। एक तो यहीं पर हो गया बिल्कुल इस पॉइंट पे, लेकिन यहीं पे ये नहीं होता, ये रेगुलर बेसिस पे जैसे जैसे ये आगे एयर इसको मारता जाता है वो उसको वापस रोकता जाता है। इधर नीचे से भी एयर का हाई प्रेशर है तो ये बाउंस होकर के पूरी तरह से एयर में नहीं घुलेगा, ये एक स्ट्रीम लाइन बाउंस बनाते हुए यहां जाएगा, एयर को हिट करेगा। यहां तो एक फोर्स लगा ही ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, यहां पे इस पॉइंट पे फिर क्या होगा, यहां पे इस पॉइंट पे दोनों एयर हाई वेलोसिटी में आके एटमॉस्फेयर के एयर को हिट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डाउनवाश। हेलीकॉप्टर जो बिल्कुल जोर से चलता है या हमारा पंखा जो जोर से चलता है और हमारे नीचे की तरफ जो एयर आती है उसको बोलते हैं डाउनवाश, जो आके हमें जोर से हिट करती है। तो हमारा पंखा इसको तो उड़ना नहीं है, हमें हमारे छत को उड़ा के ऊपर नहीं ले जाना कि पंखे की
स्पीड को इतना ज़्यादा कर दो कि वो हमारे छत को उड़ा दे, बट हमें हेलीकॉप्टर को तो उड़ाना है। तो हेलीकॉप्टर के नीचे अगर आप खड़े हो तो आप आराम से देख नहीं सकते ऊपर, आपका शरीर हिलता रहेगा, आपको बिना म्यूजिक के वो डांस करा देगा वहाँ पे। क्यों? क्योंकि उसको कहते हैं डाउन वाश। बहुत हाई वेलोसिटी में एयर आता है, नीचे के एयर को हिट करता है और उसके वजह से एयर उसको वापस ऊपर हिट करता है। हेलीकॉप्टर का विंग नीचे एयर को हिट करता है बहुत हाई वेलोसिटी से, वापस न्यूटन्स थर्ड लॉ, नीचे के एयर उसको बहुत तेजी से ऊपर की ओर हिट करता है, राइट। तो ये डाउन वॉश यहाँ पे भी बहुत तेजी से ये जाके हिट करेंगे नीचे के एयर को, तो एयर विंग को ऊपर की ओर हिट करेगा। अपवर्ड थ्रस्ट, यहाँ पे भी वो प्रिंसिपल यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ भी है। तो अगर हमने प्लेन को अगर उल्टा भी कर दिया, राइट, तो बिकॉज यहाँ पे एयर जाके टकराती रहेगी ड्यू टू दिस एंगल, राइट, so this will keep floating. Why? Because of this impact. Right? तो न्यूटन्स थर्ड लॉ अगर ना हो तो एरोप्लेन इन्वर्ट कभी नहीं हो सकता। बहरहाल अब ये आखिर मैंने बोला था कि इसको लेकर के भी मैंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, तो अब वीडियो का लास्ट ही है, बट मैंने आज इसको लेकर के बहुत एक्सपेरिमेंट किया। मैंने क्या किया, इसके विंग्स को सबसे पहले मैंने एरोप्लेन बनाया, इसके विंग्स को बिल्कुल आप अगर देख रहे हो तो बिल्कुल प्लेन कर दिया, बिल्कुल कोशिश की कि एकदम स्लैंट पैरेलल हो, और एक पार्टिकुलर एंगल एकदम बिल्कुल सेम हिट एंगल, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल एंगल, ऐसे पैरेलल मैंने छोड़ा। तो ये एयरक्राफ्ट बिकॉज ये प्लेन का सरफेस क्या है, ये नीचे की तरफ स्लैंट नहीं है, ऐसा ये स्लैंट नहीं है जैसा कि हमारे नॉर्मल एयरक्राफ्ट में होता है। ये नॉर्मली हमारा जो विंग होता है स्लैंट होता है, तो ये बिल्कुल पैरेलल है। इसकी वजह से क्या हुआ, ऊपर की वेलोसिटी नीचे की वेलोसिटी ऑलमोस्ट सिमिलर। ये ज्यादा देर तक रहता नहीं हवा में, बिल्कुल ये असेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि ऊपर की ओर कोई थ्रस्ट नहीं लगता इसके ऊपर, ये सिर्फ सामने की ओर ट्रेवल करता है और फिर नीचे गिर जाता है। इसको मैंने फिर क्या किया, फोल्ड किया, फोल्ड करके अब इसके विंग को मैंने थोड़ा सा, मैंने बहुत ज्यादा नहीं करना, ये बहुत ज्यादा नहीं होता हमारे नॉर्मल एयरक्राफ्ट में, ऐसा नहीं हो जाता बिल्कुल, वो एयरक्राफ्ट बिल्कुल पलट देगा, वो उल्टा कर देगा। बट ये क्या होता है, इसको मैंने ऐसा कर दिया, हल्का सा एक स्लैंट कर दिया। आप देख रहे होंगे हिट एंगल है, मैंने अब एयर को ये हिट करेगा नीचे की तरफ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। और अब मैंने बिल्कुल सेम एंगल में इसको छोड़ा। अब विश्वास कीजिए ये एयर लिफ्ट हुआ, ये लिफ्ट हुआ ऊपर की ओर। और अब थर्ड केस में मैंने इसको बिल्कुल अपोजिट कर दिया। मैंने क्या किया, इसको ऊपर कर दिया, यानी वो इन्वर्टेड वाला सिचुएशन, ऐसे कर दिया उल्टा। और इसको मैंने सीधा नहीं फेंका, थोड़ा ऊपर करके फेंका कि अब देखता हूँ जोर जबरदस्ती भी ऊपर जाता है कि नहीं गया, नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि ये ऊपर होने की वजह से नीचे का स्पीड क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ऊपर का स्पीड क्या हो गया, कम हो गया। ऊपर हिट कर रहा है, ज्यादा प्रेशर है, नीचे गिरेगा ही। तो सोचिए छोटा एरोप्लेन हमें बहुत कुछ सिखा देता है। अब कभी आपके बच्चों को कोई आस पड़ोस के बच्चे या कोई बड़ा इंसान बेवकूफ़ बनाए, याद है बचपन में हम क्या करते थे, एरोप्लेन बना के उसके पीछे अरे बहुत दूर तक जाएगा। तो ऐसा कोई साइंस नहीं है। अब हम अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखा सकते हैं, क्योंकि हम पूरी तरह से सीख चुके हैं कि एरोप्लेन क्यों उड़ता है। बट अब मेरे कुछ सवाल हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बहुत समय दिया मैंने आप लोगों को। तो एरोप्लेन मुड़ता कैसे है? एरोप्लेन के पीछे आपने देखा होगा एक इस तरह का भी हिस्सा होता है। ये पीछे का हिस्सा एक ऐसे, और ये पीछे दो छोटे छोटे पंख, ये क्यों होते हैं, राइट? उसके बाद एरोप्लेन में अगर एरोप्लेन का विंग्स देखें तो विंग्स के, जिन्होंने ट्रैवल किया उनको बिल्कुल पता होगा, विंग्स के लास्ट में एक छोटा सा हिस्सा होता है जो वो ऊपर उठा लेते हैं, फिर उसको वो नीचे कर लेते हैं विंग्स पे, मेन विंग्स पे। देखना आप कभी यूट्यूब पे ऐसे विंग्स पे, मैं भी यूट्यूब पे डालूंगा आगे इस वीडियो में, मैं समझा रहा हूँ आपको, ये वीडियो दिखाई देगा, ऐसे ऐसे उठ रहा है, ये क्यों है? और मेन विंग्स में इनके साथ एक फ्लैप होता है। आप मेन विंग्स पे अगर खिड़की के पास बैठो तो आप देखोगे कि कभी एक हिस्सा ऊपर उठ जाता है, कभी वही हिस्सा नीचे की ओर ज्यादा झुक जाता है। तो ये सब क्यों होता है, कभी सोचा आप लोगों ने? सोचिए। अगर आपको हमारा तरीका पढ़ाने का समझ में आया, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप ऐसे ही मैनेजमेंट और साइंस की और कॉमर्स की कॉन्सेप्ट को, कैसे कॉन्सेप्ट को, जो
आउट ऑफ सिलेबस है, ये सिलेबस की चीजें नहीं है, नॉर्मली बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती, किसी को भी नहीं पढ़ाई जाती, काफी लोगों को नहीं मालूम होता है कॉन्सेप्ट। बट अगर ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे कॉन्सेप्ट्स में अगर आपको इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे कॉन्सेप्ट को देख पाए। अगर किसी को हमारे कॉन्सेप्ट में कोई त्रुटि, कोई गलती, कोई भूल नज़र आती है तो वो हमें सुधारें, हम उनके साथ वार्तालाप कर सकें, एक काउंटर आर्ग्यूमेंट हो, प्रोडक्टिव काउंटर आर्ग्यूमेंट, हम अपना तथ्य रखें, वो अपना तथ्य रखें। बट इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं MBA भी हूँ, मैं मैनेजमेंट के भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मैं मास्टर्स को MBA को भी पढ़ाता हूँ। तो नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक होगा वो विदिन 2-3 डेज आ जाएगा और वो मैनेजमेंट के बट आउट ऑफ सिलेबस, जो हमें डे टू डे लाइफ में, फैमिली में, सर्कल में, अपने कंपनी में, कहीं पे भी हम ऐसे कॉन्सेप्ट को, अपने देश में, अपने गवर्नमेंट में, अपने बच्चों के साथ कहीं पे भी हम उस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं। तो ऐसा मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट लेकर के मैं 2 से 3 दिन के अंदर आपके पास आऊँगा, राइट। तो अगर आप मैनेजमेंट के नए कॉन्सेप्ट को भी सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे प्लेटफॉर्म पे आते रहिए। हमें इतना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और हमारा साथ देते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।